Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are absolutely fine. हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. हम इसके ऑलरेडी 48 तक इलस्ट्रेशंस एक्सरसाइज कर चुके हैं. अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला देती हूँ कि हम रिवोल्यूशन अकाउंट क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो जब भी कोई पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है, एडमिशन लेता है, तब हमें बैलेंस शीट में हमारी जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं उनकी सारी वैल्यू चेक करवानी पड़ती है. मार्केट में वैल्यू कम भी हो सकती है और वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है. तो इससे रिलेटेड, रिवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसमें न्यू पार्टनर का कोई भी राइट नहीं होगा. ना तो वो रिवोल्यूशन में प्रॉफिट लेगा और ना ही न्यू पार्टनर लॉस सफ़र करेगा. ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं इसका परफॉर्मा मैं एक बार फिर से आपके सामने समझा रही हूँ. रिवोल्यूशन अकाउंट कौन सी नेचर का होता है? नॉमिनल अकाउंट की नेचर का. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. सारी लॉसेस यहाँ, सारे प्रॉफिट्स यहाँ पर आएंगे. रिवोल्यूशन को हम एक और नाम से भी जानते हैं. इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. ठीक है बच्चों, अगर कभी आ जाए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, तो मीन्स ये रिवोल्यूशन अकाउंट की बात हो रही है. तो जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है, अगर उनकी वैल्यू में चेंज आता है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जब भी कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होना हमारा प्रॉफिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आएगा. ऐसे ही कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. ठीक है, ये आपने सीखा हुआ है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सीखा हुआ है और एडमिशन में भी पहले सीखा हुआ है कि एसेट का इंक्रीज और लायबिलिटी का डिक्रीज हमेशा ही हमारा गेन है. ऐसे ही वैसा वर्सा एसेट का डिक्रीज, डिक्रीज इन एसेट, चाहे वो करेंट एसेट हो या नॉन करेंट एसेट हो, ऐसे ही इंक्रीज इन लायबिलिटी. और यू कैन से एसेट का डिक्रीज होना और लायबिलिटी का इंक्रीज होना हमेशा ही हमारा लॉस है, यहाँ पर आएगा. इसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट जो पहले नहीं थी, अचानक से डिस्कवर या क्रिएट हो गई है, तो वो हमारा गेन है. अनरिकॉर्डेड एसेट को हम यहाँ दिखाएंगे. ऐसी कोई लायबिलिटी जो अभी तक बुक्स में या बैलेंस शीट में हमने शो नहीं की थी, बट अब वो भी पे करनी है, उसको भी एज अ लायबिलिटी शो करना है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारी यहाँ पर आएगी. अब अगर क्रेडिट साइड एक्सीड है डेबिट साइड से, तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन लिखा जाता है, जिसको ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब तो कैपिटल वर्ड लिखना है, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल को चेंज करना नहीं है, तब सारे बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में जाएंगे. ठीक है, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में या करंट में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, तो ये बच्चों आपके सामने रिवोल्यूशन का फॉर्मेट है. अब हम सम पर आते हैं. 48 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम 49 सम इलस्ट्रेशन, जो कि आपकी DK गोयल बुक में पेज नंबर 4.48 मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, पेज नंबर 4.48 पर इलस्ट्रेशन नंबर 49. नॉर्मली जितने भी ये सम है, इसमें हमसे बोला जाता है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में जो जो अकाउंट्स हमने बनाने होते हैं वो है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट भी हो सकता है. अगर कैश या बैंक की एडजस्टमेंट ज़्यादा है तो आपको लेजर अकाउंट में कैश या बैंक अकाउंट भी बनाना है. अगर बैलेंस शीट में एसेट में कैश वर्ड है तो कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक वर्ड है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, और दोनों ही नज़र आ रही है तो कुछ भी बना सकते हैं, बेटर है बैंक बनाए. ठीक है, और लास्ट में बैलेंस शीट. बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है जिसकी दोनों साइड का टैली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इलस्ट्रेशन
रिवोल्यूशन 49 में अभी हमसे कोई अकाउंट नहीं मांगा, सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी है बच्चों। तो हम यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। एडमिशन का समय ये, इसमें 8 ट्रांजेक्शन है हमारे सामने। सबसे पहले स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू स्टॉक की ब्रैकेट में गिवन है 54,000, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना और ध्यान से समझिए इसको, कि स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी 10% से कम लगी हुई है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड, इसका मतलब पहले से ही स्टॉक 10% से कम पर वैल्यूड किया गया है। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि बैलेंस शीट में स्टॉक कहाँ आता है, एसेट साइड पर यहाँ आता है। यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू 54,000 लिखी गई है, ये ऑलरेडी 10% से कम है, अंडर वैल्यूड है। तो आपने इसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो 10% से कम वैल्यूड है, यानी ये 90% वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉक। तो वर्किंग नोट में अगर 90% वैल्यू स्टॉक की है 54,000, तो 1 पर क्या होगी, 54,000 डिवाइडेड बाय 90, एंड व्हाट विल बी द 100%, और यू कैन से ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो 100% वैल्यू इसकी आएगी 60,000, यानी स्टॉक वैसे तो 60,000 का होना चाहिए, ये उसकी सही वैल्यू थी 100% वाली, बट हमने गलती से 10% पर कम वैल्यूड किया हुआ है। तो स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करने की नीड है, और स्टॉक का बढ़ना हमारा प्रॉफिट होता है। तो फर्स्ट एंट्री में हम स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ये नहीं कि अंडर वैल्यूड है तो आप उसको और अंडर कर दें, अंडर है तो उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, और ओवर है तो उसकी वैल्यू को कम करना है। तो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू को 10% से और इंक्रीज कर दिया जाएगा। 100% और 90% दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी कि 60,000 माइनस 54,000, 6,000 रुपए से स्टॉक की वैल्यू को और इंक्रीज करने की नीड है। और एसेट का इंक्रीज होना अभी हमने समझा कि रिवोल्यूशन में हमारा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट से रिवोल्यूशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट नरेशन भी जरूर साथ में लिखनी है। स्टॉक की वैल्यू 10% से ओवर हो गई है, ठीक है, ये अभी हमने अंडर वैल्यूड का केस समझा था, अब हम ओवर वैल्यूड का केस समझेंगे। बैलेंस शीट में स्टॉक की जो यहाँ वैल्यू आई हुई है एज एन एसेट 66,000 है। बुक वैल्यू मीन्स जो वैल्यू बैलेंस शीट में अपीयर होती है, ये ऑलरेडी वैल्यू 10% से ओवर हो गई है, ज्यादा लग गई है वैल्यू, तो हमें यहाँ कम करना पड़ेगा स्टॉक को। ये 110% वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 110% वाली वैल्यू है 66,000, तो 100% वाली वैल्यू क्या होगी, 100% वाली वैल्यू क्या होगी, 66,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 कर दिया, यानी 100% वाली ओरिजिनल वैल्यू स्टॉक की आएगी 60,000। होना तो चाहिए था स्टॉक 60,000, बट हमने ओवर वैल्यू, ज्यादा वैल्यू लगा के उसको 66 पे शो किया हुआ है, तो 6,000 से कम करने की नीड है स्टॉक की वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू कम करेंगे, दिस इज अवर लॉस, रिवोल्यूशन डेबिट टू स्टॉक। 6,000 से हम यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस या डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज ₹2.5 लाख, ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है, बुक वैल्यू 4 लाख। बच्चों हमने पहले भी सीखा हुआ है कि टू वर्ड है या बाय वर्ड है, इस पर बहुत ध्यान देना है। रिवोल्यूशन जब बाय हो तो वही की वही वैल्यू जितना गिवन है रिवोल्यूशन में आएगी, और टू है तो हमेशा आपको डिफरेंस करना है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो कि बुक्स में थी 4 लाख, अब इसको इंक्रीज कर दो ₹2.5 लाख, यानी कि 5 लाख तक बढ़ा दो। तो 2 है तो हम डिफरेंस को देखेंगे, 2 है तो हमें डिफरेंस लेना है। 5 लाख और 4 लाख की वैल्यू का डिफरेंस किया, यानी कि 1 लाख रुपीज से स्टॉक की वैल्यू को, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना है। पहले 4 लाख थी, अब 5 लाख दिखानी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में अप्रिसिएशन हमारा गेन है, गेन या प्रॉफिट है, प्रॉफिट से रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 लाख। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय ₹5 लाख, ठीक है, और बुक वैल्यू गिवन है 4 लाख। पहले टू वर्ड था, अब बाय वर्ड है, जब बाय हो तो वही का वही डिफरेंस पे लेना है। ऑलरेडी बुक्स में वैल्यू 4 लाख है, कह रहे हैं 5 लाख रुपए से इसको और बढ़ा दीजिए,
ठीक है, अब कोई पूछे बैलेंस शीट में कितने पर आएगा तो हम कहेंगे 9 लाख पर आएगा, तो 5 लाख रुपीज से बाय है, ठीक है, तो हमने 5 लाख से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, ये हमारा प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, एक ओल्ड कस्टमर था whose account was written off as bad debts has promised to pay rupees 15,000 in full settlement of his account of rupees 25,000. 25,000 हमने पहले किसी डेटर से लेने थे जो कि बैड प्रूव हो गए थे, हमने बैड डेट्स में डाल दिया होगा, P&L में भी ये लॉस बन के चला गया, इस पैसे के आने की कोई उम्मीद नहीं थी, बट अब जब एडमिशन हुआ पार्टनर का तो अचानक वो जो डेटर है वो हमें 25,000 में से 15,000 दे रहा है, तो इसमें ये नहीं सोचना कि 10,000 जो नहीं आ रहा उसको कुछ नहीं करना, जितना आ रहा है दैट इज अवर अनएक्सपेक्टेड गेन, तो 15,000 अचानक से जो मिल रहे हैं उसको हम ले लेंगे, एंट्री होगी, कैश भी लिख सकते हो बच्चों, बैंक भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये अचानक हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो बैड डेट्स रिकवर, आपने 11 में भी एंट्री सीखी हुई है, पुराना डूबा हुआ पैसा जब मिलता था तो आप करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, बट यहाँ पर हम रिवोल्यूशन के थ्रू इसको एडजस्ट करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिवोल्यूशन हमारा मस्ट है, तो आप इसकी 2 पार्ट्स में भी एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, पहले इनकम बना के क्रेडिट किया, फिर बैड डेट्स रिकवर डेबिट टू रिवोल्यूशन, तो बैड डेट्स रिकवर जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट होके कैंसिल हो गया, इसलिए आप डायरेक्टली ये एंट्री पास कर सकते हैं और ये ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। और लास्ट पॉइंट है हमारा नहीं 2 और 7, a liability for claim included in creditors for rupees 20,000 is settled at rupees 6,000, मैं यहाँ पर कर रही हूँ 7th और 8th ट्रांजेक्शन। 7th पॉइंट में कह रहे हैं कि एक क्लेम था, हमने किसी क्रेडिटर को पे करना था 20,000 और आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर सेटलमेंट 16,000 में हुई है, सेटल्ड वर्ड का मतलब है पे ही कर दिया, तो 16,000 जो हमने पे किया है इसको 4,000 हमने कम दिए हैं, 20,000 की लायबिलिटी का 16,000 में ही फुल सेटलमेंट हो गया है, तो 4,000 हमारा यहाँ पर गेन है, क्रेडिटर्स खत्म हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, इसलिए क्रेडिटर्स का रिवर्स बैलेंस कर देंगे, जितने से क्रेडिटर क्रेडिट थे उतने से ही डेबिट करना होगा, लेकिन आपने सेटलमेंट जो की है वो 16,000 में की है, तो आपका पैसा जा रहा है टू बैंक 16,000 और 4,000 से क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हुई है विच इज अवर गेन, तो 4,000 से रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ये 7 थी बच्चों, अब 8th है लास्ट, एक कंप्यूटर परचेज किया है 1 अक्टूबर 2016, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 40,000 का, तो इससे कंप्यूटर डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने उस ईयर में ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया और आज है 31 मार्च 18 जब हमने कंप्यूटर को बुक्स में एज एन एसेट शो करना है और इस पर 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अंडरलाइन कर लेना बच्चों, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है बट यहाँ पर हमें गिवन है डिमिनिशिंग यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन भी लगाना है, तो कंप्यूटर हमने 1 अक्टूबर 16 में परचेज किया था 40,000 का और इस वाले ईयर का एंड होगा 31 मार्च 17, यानी कि पहले साल जो कंप्यूटर यूज हुआ है वो 6 मंथ्स यूज हुआ, ठीक है, 40,000 पर 10% से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये डेप्रिसिएशन हमारा 2,000 माइनस करके 38,000 ब्रॉट डाउन वैल्यू आएगी। हमें वैल्यू जाननी है 31 मार्च 18 को कि कितने से हम उसको एज एन एसेट शो करें, तो अब यहाँ पर पूरा 1 ईयर है, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन 38,000 पर 10% से 3,800 आएगा, इसमें से बच्चों हम ये लेस कर देंगे तो कंप्यूटर की वैल्यू है 34,200, इतने से कंप्यूटर हमारी बुक्स में या बैलेंस शीट में एसेट बन के शो ही नहीं हुआ, तो अब हम इसको शो कर देंगे ऑफिस कंप्यूटर डेबिट और एसेट का शो होना हमारा गेन होता है, इसलिए टू रिवोल्यूशन 34,200, ठीक है, जितना भी डेप्रिसिएशन है वो लेस करके अब कंप्यूटर की वैल्यू क्या है या बैलेंस शीट में कितने पर आएगा उस पर हम इसको शो करेंगे। नेक्स्ट हम पर आएंगे इलस्ट्रेशन 15,
अनुराग और भावना पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो है 2/3 and 1/3। अब बच्चों बैलेंस शीट भी गिवन है। बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी में जो भी आइटम्स है उस पर बहुत ध्यान देना है। जैसे कि एसेट साइड पे क्या क्या हो सकता है, अगर गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, या P&L का डेबिट बैलेंस हो सकता है। ये सब लॉसेज हैं जिनसे कैपिटल रिड्यूस हो। सिमिलरली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आइटम्स होती है जिसको हमने ध्यान देना है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो है कंटिजेंसी रिजर्व, अगर है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, P&L का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सब बैलेंसेस अगर बचे हुए हैं तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिलहाल इसमें बैलेंस शीट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। मोनिका न्यू पार्टनर आ रही है 1/3 शेयर के लिए। जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो दो चीज़ें उसको कैश में लानी होगी, एक कैपिटल और एक प्रीमियम। तो आप एंट्रीज भूल ना गई हो, मैं एक बार आपको फिर याद दिला देती हूँ कि मोनिका आ रही है क्योंकि बैलेंस शीट में कैश वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल। और जितना मोनिका अपना टोटल गुडविल में से शेयर लेकर आ रही है कैश में, जिसके लिए ब्रिंग्स, ब्रॉड, पेड, पेज वर्ड होने चाहिए क्लियरली, तो ही हमने प्रीमियम लिखना है, अदरवाइज करंट अकाउंट होता है। तो यहाँ पर वो 15,000 कैपिटल भी ला रही है और 6,000 अपना गुडविल का शेयर, ठीक है। याद रखें टोटल गुडविल नहीं लानी होती, उसको गुडविल का शेयर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे पहले। अब सेकेंड एंट्री में जब प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो गया है, नेक्स्ट एंट्री में उसको उतने ही अमाउंट से आप डेबिट करेंगे 6,000, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है, ठीक है। अगर मोनिका न्यू पार्टनर आई और अनुराग और भावना दो ओल्ड पार्टनर्स थे और कुछ भी नहीं लिखा कि मोनिका ने किससे कितना शेयर लिया, तो जो अनुराग भावना की ओल्ड रेशियो है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी, यानी कि 2:1, ठीक है। नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो विल बी कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अनुराग में और भावना में इस गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी सारे रिवोल्यूशन के पॉइंट्स आप कर लेंगे। ई पॉइंट देखिए, इन्वेस्टमेंट 1400 की जो कि बैलेंस शीट में मेंशन ही नहीं है, वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स, इसको भी अकाउंट्स में लेना होगा, ठीक है। तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे, हेड बना देंगे, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट में भी जाएगी। क्वेश्चन में आपसे रिवोल्यूशन अकाउंट पूछा है, उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट में एक बहुत मेन आइटम होती है कैश, जिसमें बार बार चेंजेस होंगे, ठीक है। ज़्यादा आइटम है तो आप कैश अकाउंट भी बना सकते हैं। फिलहाल इस सब में कैश का अमाउंट देखिए कैसे आएगा। बैलेंस शीट में कैश का ओपनिंग बैलेंस था जो पहले से ही ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 1200। मोनिका न्यू पार्टनर आई, दो चीज़ें कैश में लाई, 15,000 कैपिटल लाई और 6,000 का वो प्रीमियम लाई, ठीक है। जब वो लेकर आ रही है तो कैश इंक्रीज हो गया। और इसी क्वेश्चन में एफ पॉइंट था कि गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट हुई थी तो ये रिटेन नहीं रही, फर्म में पड़ा नहीं रहा गुडविल का पैसा, पार्टनर ने इसको विड्रॉ कर लिया। कितना विड्रॉ कर लिया? फुली। तो विड्रॉल की एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल डेबिट, विड्रॉल के लिए कहा हो तो ही करना है, अदरवाइज आपने रिटेन का केस मानना है। टू कैश, जितना प्रीमियम का पैसा आया था ये क्रेडिट वर्ड गोज आउट होके चला गया, ठीक है। हमने 6,000 को 2:1 की रेशो में जब डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 4,000 अनुराग को और 2,000 भावना को मिलेंगे। तो जितना पैसा इसकी कैपिटल की क्रेडिट में गया था उतना ही डेबिट में करना है, विड्रॉल में कभी कोई रेशो यूज नहीं करनी। इस एंट्री को देखते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री को देखते हुए आपने विड्रॉल की एंट्री पास कर ली। तो 6,000 कैश जब आया है प्रीमियम का तो चला भी गया, इसलिए हम यहाँ पर विड्रॉल लिख देंगे। तो अब जो बैलेंस है ये 6,000 आया और गया, तो आपका 16,200 बैलेंस शीट में कैश अपीयर होगा। नेक्स्ट सम करेंगे। नेक्स्ट भी बच्चों सारे पॉइंट्स वैसे मैंने बता दिए आपको कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्या क्या आइटम्स होती हैं। लायबिलिटी में जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, P&L हो सकता है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में जाएगा, अदरवाइज करंट में जाएगा।
ऐसे ही एसेट साइड पर P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर हो सकता है। और दो हमारे स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं जिसको हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सीखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, कि अगर कम है, ज़्यादा है, बराबर है, नहीं है, तो क्या क्या केसेस हमने बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं। फिर भी मेन पॉइंट्स हम यहाँ रिवाइज करते हैं। इलस्ट्रेशन 51 में लीला और मीता दो पार्टनर्स हैं। ओम न्यू पार्टनर आया। याद रखना है आपको कि न्यू एडमिटेड पार्टनर ना तो किसी लॉस में और ना ही किसी प्रॉफिट में अमाउंट लेगा। दोनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा ही, इसको आपने डेबिट करना है। और P&L का भी क्रेडिट बैलेंस था, तो आप दो एंट्रीज भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। आपकी एंट्री रहेगी जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था, इसको भी उठा के डेबिट किया। और दोनों ओल्ड पार्टनर्स लीला और मीता की ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड जितनी भी चीज़ें, ओल्ड आइटम्स ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो इनकी ओल्ड रेशो यहाँ पर यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट 52 सम में राम और मोहन पार्टनर्स हैं और यहाँ पर नया पार्टनर सोहन आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। रेशो न्यू भी गिवन है। एक तो P&L का डेबिट बैलेंस है जिसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में सफ़र करेंगे, रिजर्व है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और सोहन प्रीमियम के पैसे ला रहा है 60,000 जिसको हम पहले मंगवाएंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो नॉर्मली अगर सोहन आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन होने चाहिए? राम और मोहन। ठीक है, न्यू पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर सरेंडर या सेक्रीफाइस करते हैं, बट इस क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों ही गिवन है। हमेशा आपको चेक करना है कि सेक्रीफाइस कौन कौन पार्टनर्स कर रहे हैं। तो जब आप सेक्रीफाइस निकालेंगे हमेशा आपको ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना है। राम और मोहन का आपने सेक्रीफाइस निकालना चाहा सोहन के लिए, जो न्यू पार्टनर आता है उसका सेक्रीफाइस हो ही नहीं सकता, उसका तो गेन ही गेन है। वो 3/9 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, ये उसका गेन है। ठीक है, और राम का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर जब आप करते हैं तो 16/45 का सेक्रीफाइस आया, पर मोहन का नेगेटिव जा रहा है, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो नेगेटिव 1/45 नेगेटिव, यानी कि इसका गेन है। तो मोहन को प्रीमियम में से कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है, बल्कि ये भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री समझिए। सबसे पहले जो सोहन प्रीमियम लाया था उसकी एंट्री आपने करी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो सोहन का लाया हुआ प्रीमियम है ये सारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो कि राम है अलोन, उसकी कैपिटल में जाएगा, क्योंकि राम अकेले ने ही सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, प्रीमियम कितना लेकर आ रहा है वो 60,000 ये सारा प्रीमियम राम को मिलेगा, प्लस मोहन को भी फ्यूचर में ये जो गेन हो रहा है तो मोहन भी अपने गेन के इक्विवेलेंट पार्ट राम को देगा, बिकॉज हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो मोहन कितना शेयर राम को देगा ये हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से कि अगर सोहन को 3/9 शेयर के लिए प्रीमियम लाना है 60,000, ठीक है, सोहन 3/9 शेयर के लिए प्रीमियम ला रहा है 60,000, तो पूरे 1 शेयर के लिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या हुई 60,000 इंटू 9/3, और इसमें मोहन अपने गेन के इक्विवेलेंट पार्ट मोहन अपने गेन के इक्विवेलेंट पार्ट इस टोटल वैल्यू गुडविल में से निकाल के राम को देगा, बट कैश में नहीं, पार्टनर्स की डीलिंग कैपिटल के थ्रू की जाएगी। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे अमाउंट आएगा 4,000, यानी कि राम को नए पार्टनर सोहन का प्रीमियम भी मिलेगा और पुराने पार्टनर से गेन के इक्विवेलेंट गुडविल अमाउंट भी मिलेगा, तो 64,000 टोटल राम की कैपिटल में जाएगा। नेक्स्ट सम इलस्ट्रेशन 53, बहुत अच्छे से बच्चों आपको आता है। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अलग अलग पॉइंट्स हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि पहले से ही बैलेंस शीट की लायबिलिटी में है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नीचे कोई क्लेम गिवन है या नहीं। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ आता है, यहाँ आता है। इसका पहले से ही बैलेंस है 80,000। 4 केसेस हैं।
अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हर केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितने से क्रेडिट है उतने से तो डेबिट होके ही रहेगा। अगर कोई नीचे इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये सारा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वर्कमैन की लायबिलिटी 50,000 कम है तो हम 50,000 क्लेम के लिए रख लेंगे, बाकी का डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 80,000 है केस 3 में तो सारा टू क्लेम के लिए रख लिया जाएगा, पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और लास्ट केस में आपके सामने फोर्थ केस समझा रही हूँ आपको, केस 4। रिजर्व तो था 80,000 लेकिन नीचे लायबिलिटी ज़्यादा के लिए अराइज हो गई। ये वो केस है जब रिजर्व रह गया कम और क्लेम या लायबिलिटी का अमाउंट हो गया ज़्यादा। क्लेम है हमारा 1 लाख, जो कि इस 80,000 के रिजर्व में से पूरा नहीं हो सकता, पर जितना है रिजर्व उतनी एक्सटेंट तक यूज कर लिया जाएगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 1 लाख रुपीज दिखाना मत भूलना। क्लेम एज अ लायबिलिटी शो होगा। क्लेम हमने पे करना है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख, क्योंकि क्लेम ज़्यादा है, दिस इज अवर लॉस। और ये एक्स्ट्रा जो लॉस है इसका बर्डन रिवोल्यूशन पर आएगा, तो रिवोल्यूशन डेबिट होगा लॉस से, ठीक है। जैसे ही रिवोल्यूशन डेबिट हुआ आपने इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, सफ़र करेंगे पार्टनर्स। एंट्री होगी जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं ABC, ठीक है। डी न्यू पार्टनर आया है, डी को छोड़ देंगे तो एंट्री होगी हमारी ABC's कैपिटल डेबिट टू रिवोल्यूशन। लॉस सफ़र हो गया इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 54 में P और Q पार्टनर्स हैं, R आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। एक तो जनरल रिजर्व था बैलेंस शीट में पहले से ही 1 लाख का, जिसमें से आपको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रखना है, ठीक है। अभी तक तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से क्लेम रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केस चेंज है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस सम को, कि आपने वर्कमैन के लिए क्लेम तो रखना है, बट इसके लिए पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, हमारे पास था जनरल रिजर्व। तो हम इसका कुछ परसेंटेज प्रोविजन बना रहे हैं, क्लेम के लिए रख रहे हैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जो कि लायबिलिटी में शो करना है। और क्योंकि रिजर्व हमारा इनफ अमाउंट है 1 लाख, सिर्फ 25% ही आपको प्रोविजन बनाना है, तो रिमेनिंग 75% बच रहा है अगर, तो उसको ओल्ड पार्टनर जो कि सब में P है और Q है, उनकी ओल्ड रेशो 3:2 में पार्टनर रिमेनिंग अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 55 में बच्चों कोई भी न्यू पॉइंट नहीं है, सिर्फ एंट्रीज आपसे पूछी हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन 56 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसके बहुत सारे केसेस हमने सीखे हुए हैं, फिर भी मैं एक केस आपको करा रही हूँ। इलस्ट्रेशन 56 में ABC पार्टनर्स हैं और डी न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहा है फर्म को, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है कि डी के बीच में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स ABC ओल्ड रेशो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पर आता है, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट थी और उसकी वैल्यू डिक्रीज ना हो जाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज ना हो जाए, इसके लिए सेफ्टी पर्पस के लिए हम ये रिजर्व बनाते हैं। हमने रिजर्व 30,000 बनाया हुआ था और इन्वेस्टमेंट थी हमारी 5 लाख, ठीक है। अब 5 अलग अलग केसेस हैं कि इसको हमने कैसे ट्रीट करना है। अगर कुछ भी नहीं कहा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हर केस में जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट होके रहेगा। फर्स्ट केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड केस में मार्केट वैल्यू 5 लाख हो गई तब भी ये रिजर्व बच गया, सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। थर्ड केस में आपकी मार्केट वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है तो रिमेनिंग जो बचेगा रिजर्व वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे ही केस 5 देखिए, यहाँ पर केस 5 मैं आपके सामने कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है 5 लाख से, आज बढ़कर जो मार्केट वैल्यू है वो 5 लाख, मार्केट में वैल्यू है 5,24,000 हो गई, ठीक है। 5 लाख से बढ़कर इतनी हो गई है। तो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये पूरा का पूरा बच गया है 30,000, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसकी एंट्रीज आपको आती है ABC ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, और वैल्यू जो ये इंक्रीज हो रही है इसके लिए आपको एंट्री करनी है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करो, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करेंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट,
24,000 से इंक्रीज हो गई। जब वैल्यू डिक्रीज हो तो ही रिजर्व का यूज करना है, यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट रिवोल्यूशन में जाएगा और ये जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है ये सभी पार्टनर्स को मिलेगा रिवोल्यूशन डेबिट टू ABC इन विच रेशो? ओल्ड रेशो। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन में अनिल और बीना पार्टनर्स हैं, चाहत न्यू पार्टनर एडमिट हुई है और इनकी बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है, सिर्फ एंट्रीज आपसे मांगी है। जैसे जनरल रिजर्व की एंट्री होगी जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशो? ओल्ड रेशो। ऐसे P&L का डेबिट बैलेंस था लॉस तो रिवर्स एंट्री करनी होगी, लॉस से कैपिटल डेबिट होगी और टू P&L। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 है और मार्केट वैल्यू इसकी 17,000 से कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 17,000 से कम हो गई है। क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है? यस, 10,000 है, लेकिन वैल्यू में जो डिक्रीज हुआ है वो ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पूरा का पूरा यूज होगा। इन्वेस्टमेंट को आपने लेस या रिड्यूस करना है 17,000 से, तो 7,000 एक्स्ट्रा बर्डन ऑन रिवोल्यूशन, बिकॉज ज़्यादा लॉस हुआ है तो एक्स्ट्रा लॉस रिवोल्यूशन पे बर्डन आएगा। ठीक है, और ये लॉस जो है रिवोल्यूशन अकाउंट में भी जाए। इसके बाद 58 इलस्ट्रेशन पर आते हैं। 58 में आपको बैलेंस शीट गिवन है, इसमें भी आपसे बच्चों एंट्रीज पूछी है। एसेट साइड पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है जिसको ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई ओल्ड रेशो में सफर करेंगे। एंट्री होगी एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। लायबिलिटी साइड पे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नजर आ रहा है। वी आर पार्टनर्स, वी आर ऑनर्स, हम एम्प्लॉइज का पीएफ का पैसा कभी भी नहीं बांट सकते, ये हमने एम्प्लॉइज को पे करना होता है, तो ये लायबिलिटी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं करना। कंटिजेंसी रिजर्व, अगर कोई कंटिजेंसी अराइज नहीं हुई तो आपने इस कंटिजेंसी रिजर्व को, जैसे हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे ही जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का लायबिलिटी में आना प्रॉफिट होता है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, क्रेडिट से डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 था, लेकिन नीचे लायबिलिटी अराइज हुई है 10,000 की, तो आपकी एक एंट्री ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000, लेकिन नीचे क्लेम अराइज हुआ है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 10,000, तो 8,000 जो रिमेनिंग बच गया है इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी था हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारा 25,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एसेट साइड पर गिवन है 50 और आज मार्केट वैल्यू रिड्यूस होके 46,000 हो गई है, यानी 4,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई और हमारे पास इनफ पैसे हैं यहाँ पर रिजर्व में, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 4,000 से डिक्रीज करते हुए 21,000 रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। नेक्स्ट 59, अभी तक बच्चों एंट्रीज चल रही थी। 59 एक फुल फ्लेज हम बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इसमें हमसे एंट्रीज भी पूछी है और नेसेसरी लेजर अकाउंट जो बनाने होते हैं वो आपने बनाने हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ऑलरेडी करंट के भी बैलेंसेस गिवन है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पर गुडविल नजर आ रही है। ठीक है, तो गुडविल को हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है। तो हम ऑर्डर वाइज सारे अकाउंट बना लेते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या आएगा, एसेट एंड लायबिलिटी का कोई चेंज वो देखना है। डेटर पे 5% प्रोविजन बनाना है। हमेशा बच्चों ये जो परसेंटेज है ये ग्रॉस डेटर के ऊपर कैलकुलेट करनी है, ना कि नेट डेटर पर। ग्रॉस डेटर है हमारी 20,000 मैं यहाँ लिख देती हूँ। 20,000 का 5% प्रोविजन होता है 1,000। ठीक है, प्रोविजन से रिलेटेड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के हर चैप्टर में या आगे भी आएंगे और डिटेल में, इसको और ध्यान से समझना है। तो अभी हमारे पास बैलेंस शीट में जो प्रोविजन है उसका अमाउंट है 800। ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड कितना है, बनाना कितना है, ग्रॉस डेटर का 5% यानी कि 1,000।
तो 200 से प्रोविजन और बनाने की नीड है जो कि हमारा लॉस है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन का बढ़ना हमारा लॉस और प्रोविजन का कम होना हमारा प्रॉफिट होता है। तो 200 डिफरेंस यहाँ पर और आएगा। उसके बाद रिवोल्यूशन में और क्या आएगा, एक अक्रूड इनकम थी जो कि बुक्स में अपीयर ही नहीं थी, तो इसको एज एन एसेट हम शो कर देंगे, गेन हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी के 5000 हमको पे करने हैं, लायबिलिटी का बढ़ना हमारा लॉस होता है। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है 8000, लेकिन आज एडमिशन के टाइम पर मार्केट वैल्यू उसकी करवाई गई तो वो 6000 है और कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी नहीं है। और इसी 6000 की वैल्यू पर एक पार्टनर एक्स इस इन्वेस्टमेंट को ले गया, टेक ओवर कर ली। तो आपकी एंट्रीज देखिए क्या क्या होंगी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि कोई रिजर्व नहीं था, इसलिए सारा बर्डन और रिवोल्यूशन। पहले आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करना है, ठीक है। 8000 की चेज 6000 पे आ गई तो 2000 से डिक्रीज कर दिया, अब वैल्यू 6000 है और इस वैल्यू पर पार्टनर एक्स ले गया है एसेट को उठाकर। तो हम पार्टनर की कैपिटल कम करेंगे, बट क्योंकि कैपिटल फिक्स रखनी है इसलिए करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री चलेगी, करंट का बैलेंस कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट पहुंच गई पार्टनर एक्स के घर, ठीक है। तो 6000 हमने यहाँ पर लिखना है। अब कोई पूछे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट शो होगी तो हम कहेंगे नो, क्योंकि पार्टनर ने ले ली। पार्टनर अगर एसेट ले जा रहा है तो हम उससे कैश नहीं मांग रहे, सीधे उसकी कैपिटल या करंट हम कम कर देंगे। उसके बाद रिवोल्यूशन आपका बच्चों ये हो जाएगा। रिवोल्यूशन से आपका ये वाली जो एंट्री अभी हमने करी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, रिवोल्यूशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2000 यहाँ पर आएगा क्योंकि फंड नहीं था इसलिए बर्डन हमने रिवोल्यूशन पर डाला। आपका यहाँ पर लॉस आएगा क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, इस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में सफर करेंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट आपको पहले बनाना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं दिखाना है, जो ब्रॉट डाउन है वही कैरी डाउन करना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आ सकता सिवाय एक चेंज के, वो आ सकता है हमने फंडामेंटल में सीखा था कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बैंक करके या कैपिटल विड्रॉन, ठीक है। परमानेंट नेचर का जो होता है कैपिटल विड्रॉन टू बैंक करके वो इसमें आ सकता है। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो आपने जो ब्रॉट डाउन है कैपिटल का बैलेंस वही कैरी डाउन करना है। ओल्ड पार्टनर्स के लिए ब्रॉट डाउन वर्ड यूज करेंगे और न्यू पार्टनर तो आया ही अभी है जेड, और वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, जेड कैपिटल लेके आ रहा है 20000, तो उसके हमने बाय कैश वर्ड यूज करना है। तो अब हम यहाँ पर बना रहे हैं पार्टनर का करंट अकाउंट, क्योंकि ये दो ही पार्टनर का बैलेंस गिवन था, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट है ही नहीं, इसलिए उसको इन्वॉल्व नहीं करना। पार्टनर्स हैं हमारे एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन करना है, डेबिट भी हो सकते हैं एसेट साइड पर, तो हमने उसको यहाँ ब्रॉट डाउन करना है। क्रेडिट का मतलब देना है और डेबिट होता तो मतलब लेना है। करंट अकाउंट के पहले से ही बैलेंसेस थे, एक्स का 10000 और वाई को हमने 2000 देने थे। इसके अलावा बैलेंस शीट में पहले से जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व को कैपिटल में नहीं करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में जनरल रिजर्व के अमाउंट आ जाएंगे 7200 एंड 4800। अब इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन भी हमने किया, रिवोल्यूशन का लॉस आया था और एक और एंट्री, इसमें वो सारी एंट्रीज करेंगे जिनसे पार्टनर की करंट अकाउंट क्रेडिट या डेबिट हुए हैं। तो एक्स ने इन्वेस्टमेंट उठा ली थी तो हमारी एंट्री थी एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 6000 से एक्स की करंट की का जो बैलेंस है वो हमने रिड्यूस कर दिया। यहाँ पर रिवोल्यूशन का लॉस आएगा, टू रिवोल्यूशन लॉस जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3420 और 2280। बैलेंस शीट में गुडविल थी, गुडविल का कुछ भी करने से पहले अपीयर्ड गुडविल जरूर राइट ऑफ करनी है, क्योंकि गुडविल को हम एज एन एसेट बुक में शो कर ही नहीं सकते एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो गुडविल हमारी राइट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में 10000 को हम शो करेंगे 6000 एंड 4000, ठीक है। अब जब भी न्यू पार्टनर आएगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर हमें टोटल गुडविल वैल्यूड करके नहीं दी हुई, बट एक मैथड है एवरेज प्रॉफिट मैथड, उससे हम गुडविल वैल्यूड कर लेंगे।
तो जेड के एडमिशन के टाइम पर हमने 3 साल के प्रॉफिट का टोटल किया, उसका एवरेज किया और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन में जो कि है ट्वाइस लिखा हुआ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54,000 हमारी टोटल वैल्यूड गुडविल आएगी। इस वैल्यूड गुडविल में जेड अपने प्रॉफिट के इक्वलेंट यानी कि 2/9 शेयर उसको लेके आना है जो कि वो ला रहा है। Z इज टू पे इन कैश, पे वर्ड लिखा है तो हम यहाँ पर प्रीमियम वर्ड का यूज करेंगे। तो ये Z का जो प्रीमियम आएगा 12,000 आएगा, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपको जर्नल में भी एंट्री दिखानी है, पहले मंगवाने की एंट्री भी जाएगी जर्नल में और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है तो आपको वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, 7:3 आ जाएगी। प्रीमियम को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 8400 एंड 3600, ठीक है। इसके बाद जो करंट के बैलेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे और कैपिटल के बैलेंसेस तीनों पार्टनर के लेने हैं। ओल्ड पार्टनर्स की तो जो ब्रॉट डाउन था वही कैरी डाउन और न्यू पार्टनर का लेना मत भूलना, जेड का 20,000। लास्ट सम हम आज का कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 60। तक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, काफ़ी सम है इसमें, अभी कैपिटल एडजस्टमेंट भी आएगी बच्चों। तो आपने जो होमवर्क है वो 49 to 60 करने हैं। 60 में देखते हैं हम क्या न्यू पॉइंट है। ए और बी पार्टनर्स है, सी आया 1/4 शेयर के लिए, लाइन को ध्यान से पढ़ना है। इन द प्रॉफिट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी, सी को मिलने वाला शेयर जो कि 1/4 है, इसका आधा 1/8 ए दे रहा है और इसका आधा 1/8 ही बी दे रहा है। तो कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है इस क्वेश्चन में तो हम कहेंगे इक्वल है, इस लाइन से क्लियरली पता चल रहा है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कुछ भी चीजें नहीं है, क्या क्या ढूंढना होता है, गुडविल, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ऐसा कुछ नहीं है। लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड है जिसको भूल के भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और वर्कमैन के रिगार्डिंग नीचे कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है तो हम ये पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी 30,000 कैपिटल के और गुडविल दोनों के लाया। क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक वर्ड है तो हम हर जगह बैंक का यूज करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और गुडविल का शेयर भी ला रहा है, इसलिए हम प्रीमियम फॉर गुडविल को वर्ड को यूज करेंगे। 30,000 टोटल लाया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कितनी कैपिटल और कितना प्रीमियम, ठीक है। तो क्लू क्वेश्चन में गिवन है गुडविल आपको पहले वैल्यूड करनी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है तो यहाँ पे हमारा जो मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या आएंगे सुपर प्रॉफिट आएंगे। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स के गिवन है 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट जो कि अगर नहीं गिवन होती तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर एक रेट गिवन होता, उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। यहाँ क्लियरली गिवन है 12,000, डिफरेंस किया 8,000 इज अवर सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। तो 8,000 इंटू 3 कर देंगे, 24,000 टोटल वैल्यूड गुडविल है। ये वैल्यूड गुडविल नहीं लानी न्यू पार्टनर सी को, इसमें से अपना शेयर लेकर आना है और सी फर्म को ज्वाइन करता है 1/4 शेयर के लिए। तो यानी कि 6,000 इसमें से प्रीमियम के पैसे हैं तो प्रीमियम के सामने आप 6,000 लिखेंगे एंड रिमेनिंग 24,000 उसकी कैपिटल है जो कैपिटल अकाउंट में जाए। प्रीमियम को क्रेडिट किया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसको डेबिट भी करेंगे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, फोर्थ पॉइंट भी रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। रिवोल्यूशन देखिए, फर्नीचर अंडर वैल्यूड, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय ₹12,000। फर्नीचर की वैल्यू ऑलरेडी कम हो गई थी, ठीक है, कम लग गई है तो फर्नीचर की वैल्यू को यहाँ इंक्रीज करने की नीड है, यहाँ पर आएगा बाय फर्नीचर, वैल्यू बढ़ा दी। स्टॉक इज रिड्यूस टू, जहाँ पर 2 हो तो डिफरेंस देखना है। ऊपर बैलेंस शीट में स्टॉक है 15,000 का और आज रह गया है 13,000 तो 2 स्टॉक को हमने 2,000 तक और रिड्यूस कर देना है। प्रोविडेंट फंड को भी क्रेडिटर वगैरह की तरह लायबिलिटी ही मानना है हमेशा। पहले तो था 10,000, इसको रेज करना है बाय, जब बाय हो तो वही का वही रिवोल्यूशन में आता है टू प्रोविडेंट फंड।
प्रोविडेंट फंड है 1000, यानी पहले प्रोविडेंट फंड 10,000 था, 1000 से और इंक्रीज हो गया, अब न्यू बैलेंस शीट में ये 11,000 पर शो होगा। क्रेडिटर्स रिकॉर्ड ही नहीं किए गए थे, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6,000, तो क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये हमें पे करने होंगे फ्यूचर में। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो ये लॉस बन के रिवोल्यूशन में आएगा। तो इस तरीके से आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यूज को अकॉर्डिंगली चेंज करना है। फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज करनी है, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस, प्रोविडेंट फंड की वैल्यू को इंक्रीज करना है और क्रेडिटर की वैल्यू को भी इंक्रीज करना है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।